तो आज की क्लास में हम परसेंटेज के बचे हुए 11 टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में 12 टाइप तक डिस्कस कर दिया था और टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। 30 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे कि टोटल का 30% ये रखा है प्लस 25 तो पीएम के पास पहुंच गए, बराबर में टोटल का 40% ये गया, और ये जितना भी ज्यादा होता है उतना 100 में जोड़कर पट्टी में रख लेते हैं। पर इसकी कैलकुलेशन करके टोटल मार्क्स निकाले 1250। 50 संख्या ऐसी होंगी जो 15, 60 और 20 से कट जाएंगी, और यही वो संख्या है जो 3 और 4 से भी कट जाएंगी। तो इनको और माइनस करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है। मैंने जब इनको कराया था टाइप नंबर 16 में तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कराते। ये 10% की वैल्यू है और हमको चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% के लिए इधर एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो आप इधर भी जीरो बढ़ा देंगे, आंसर ये हो जाएगा यार। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल मात्र एक लाइन में हल करना संभव है। मैंने ऐसे सवाल को एक ही लाइन में हल करना बताया था। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स ने ये क्वेश्चन कराया है, इससे आसान नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है। तो हमें मालूम है कि सर 2 रुपए में 1 किलोग्राम चावल आते हैं, तो 26 रुपए में कितने आएंगे? 13 किलोग्राम। इसका मतलब हमें 13 किलोग्राम चावल की मात्रा कम करनी है। कहां से कम करनी है? 30 से। कि पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं। 33 संतरे इसने फेंके होंगे, 100 में से अगर 33 फेंक दिए हैं तो ये कितना परसेंटेज बनेगा? 100 में से 33 फेंके हैं तो ये कितना परसेंटेज बनेगा? 33% ही बन जाता है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द मैराथन क्लास ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की हम मैराथन क्लास कर रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने परसेंटेज के टाइप 12 तक कवर कर दिया था। टोटल इसमें 23 टाइप थे और हमने कहा था कि इसके बचे हुए 11 टाइप कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज के बचे हुए 11 टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में 12 टाइप तक डिस्कस कर दिया था और टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। 30 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे और इससे आगे लगभग 20-22 क्वेश्चन और हैं, तो बचे हुए 11 टाइप पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं उन बचे हुए सवालों को भी। क्वेश्चन नंबर 31। एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अहर्ता अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। तो हम इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। हमने ऐसा सवाल डायग्राम बनाकर बताया था। ये मान लीजिए यहाँ पर पास होने के लिए अहर्ता अंक हैं। अगर एक व्यक्ति को 65% मिला है, 65% मिला है और अहर्ता अंकों से 20 अंक अभी कम है, तो इससे पीछे रह गया कितना? 20 अंक अभी यहाँ पर पीछे है, यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। दूसरा छात्र है उसको 80% प्राप्त होता है और ये अंक अहर्ता अंकों से कुल अंकों का 5% अधिक थे। देखो यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। उसने बोला है कि अहर्ता अंकों से कुल अंकों का 5% अधिक। तो कुल अंक अपने आप में 100% होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से और यहाँ से अहर्ता अंकों और इसके बीच में 5 का गैप है, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5% फंसते हैं। तो यहाँ अगर परसेंटेज का गैप देखा जाए तो 5% है यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ से अगर बैक लौटना चाहें पीएम, तो पीएम हम परसेंटेज में अगर हमें पीएम पूछा होता तो हम आराम से निकाल देते, क्योंकि सर ये 80 है, उसमें से 5 घटाएंगे तो ये 75% हो जाएगा। लेकिन हमको ये पूछा नहीं कि अहर्ता अंक कितने परसेंटेज हैं। सवाल ये क्या कह रहा है कि तो परीक्षा में पूर्णांक बताइए, टोटल अंक बताने हैं। तो चलो हमें ये पता चल गया कि सर ये 75% है, ये 75% का पॉइंट है और ये 65% का पॉइंट है, और इसके अंक में टोटल, इसके जो बीच में टोटल 20 अंक फंसते हैं। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि सर 65 और 75 का इनका अंतर कितना होता है? ये होता है 10% का अंतर। तो 10% की वैल्यू 20 अंकों के बराबर है। तो सर 100% कितने अंकों के बराबर होगा? एक जीरो इधर बढ़ाई है तो एक जीरो हम यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे, ये हो जाएंगे 200 अंक। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये एसएससी एमटीएस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32। जैक को एक परीक्षा में 45 अंक प्राप्त होते हैं और वह 18 अंकों से असफल हो गया। तो चलो हम इस सवाल को भी करते हैं एक लाइन बनाकर के। मान लीजिए ये जो लाइन है उसको 45% मिला है। मान लीजिए यहाँ पर 45% का पॉइंट है, यहाँ कहीं पीएम होगा, पास मार्क्स मतलब उत्तीर्णांक होंगे। अभी ये 18 अंकों से असफल हो गया, इतना मिला है तो ये पीछे रह गया। कितना है? 18 अंक। 18 अंक पीछे है इस वाले पॉइंट से। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे छात्र को 65% अंक प्राप्त होता है, तो दूसरा वाला छात्र है उसको मिला है यहाँ पर 65% अंक, और
उसे परीक्षा में उत्तीर्णांक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिले हैं। मतलब ये यहाँ से 6 अंक आगे है, ये यहाँ से 6 अंक आगे है। तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करो। इसमें भी टोटल मतलब पूर्णांक 100% होता है, वही निकालना है। तो हमें पता चलेगा कि सर ये जो है ना, ये 45% और 65%, इन दोनों के बीच में परसेंटेज का अंतर आएगा 20%। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में अंक कितने फंसेंगे? 18 ये और 6 ये, 24 अंक। इसका मतलब यहाँ फंसेंगे 24 अंक। अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो इधर 5 का गुणा किया होगा, तभी ये 100 बना है। तो इधर भी 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, पानी में 10 और 2 12, कुल मिलाकर 120 अंक हो गए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 के पेपर में। ये इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल है। ये 33वां सवाल है, वो अच्छा सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखना। इस सवाल को थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अगर आपने ध्यान भटकाया तो इस सवाल को समझ नहीं पाओगे। तो चलो, जैसा सवाल बोलता है वैसा हम करते जाएंगे। हर सवाल आसान तरीके से हम कर देते हैं। हमने ऐसे सवाल बहुत किए हैं अपने उन क्लासेस में, जिनमें हम परसेंटेज में लगभग 500 से ज़्यादा सवाल किए थे। उन सभी सवालों का निचोड़ है इन 2 मैराथन क्लास में, इससे पहले वाली और ये वाली। तो क्वेश्चन नंबर 33, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक लाता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करो। ये सवाल अच्छा है। चलो इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि इसका डायग्राम क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ से हमने एक नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन पे एक व्यक्ति को 30% मिलता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर मान लो 30% होगा और यहाँ कहीं पीएम होगा, पास होने के लिए जितना मार्क्स होता है वो। अब 30% मिला है तो वह 25 अंकों से असफल है। इसका मतलब 25 अंक अभी इससे पीछे है, इस वाले पॉइंट से 25 अंक पीछे रह गया। अब हम सवाल आगे पढ़ते हैं। एक दूसरा छात्र है, उसको 40% अंक मिलता है। दूसरा जो छात्र है उसको 40% अंक मिला। मान लीजिए यहाँ पर होगा 40%, उसको 40% अंक मिला और वह उत्तीर्णांक से 25% अधिक। यहाँ देखो, ये वाली बात जरा ध्यान से देना। इस सवाल में और इस वाले सवाल में बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें कह रहा है कि अहर्ता अंकों से कुल अंकों का 5% अधिक। तो ये कुल अंकों की बात कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ये 5 का गैप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तीर्णांक से 25% अधिक। तो हम यहाँ पर अब 25 का गैप मत कर लेना, ये उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस तरह से यहाँ बनेगा 25% और अधिक। ऐसा अगर कहीं सवाल आता है, देखो अगर यहाँ पर अंक है और यहाँ पर भी अंक देता तो हम बहुत आसान तरीके से सवाल कर लेते, जो हमने अभी ये किया ही है। यहाँ पर भी अंक थे, यहाँ पर भी अंक थे, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो ये गैप इन अंकों के बराबर होगा, हो गया सवाल। लेकिन ये कठिन सवाल तब बन जाता है जब यहाँ तो अंक हैं और यहाँ परसेंटेज दिया है, और ये दोनों परसेंटेज तो चलो हमें दिए ही हैं। तो अब हम जब भी हमारे सामने ऐसा सवाल आता है तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। पहले तो एक बात समझो, यहाँ से पीएम कितना होगा। पीएम की एक हम लाइन लिख के दिखा देते हैं कि सर ये जो पीएम है, पीएम बराबर ये होगा कितना, टोटल बोर्ड का 30%, सॉरी टोटल जो अंक होंगे उसका 30%, और उसमें अगर 25 जोड़ देंगे, उसमें अगर 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पीएम। ये हो गया टोटल पीएम, ये हो गया पीएम। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि हम ऐसा इक्वेशन, मतलब ऐसा जब भी स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर ये बनता है और एक ये बनता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हम करते क्या है, तो हम एक डायरेक्ट करेंगे कि सर टोटल का ये वाला 30% का भिन्न होता है 3/10, डायरेक्ट ये करेंगे और प्लस इसमें जोड़ेंगे 25, ये 25 जोड़ा बराबर बराबर हमने कहा दूसरे वाले को मिला है टोटल का 40, तो टोटल का 40%। अब बस यहाँ देखना है कि इसको अगर 25% ज़्यादा मिला है, 25% ज़्यादा है, तो ये 100 से ये पीएम अपने आप में 100% होगा, तो 25% बढ़ाएंगे तो 125% हो जाएगा। तो इसके बट्टे में हम लिख देते हैं 125%। इसके बट्टे में हमेशा अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये 40% टोटल का दिलवाया
और अगर इससे अधिक है तो 100 से 25 बढ़ाकर 125% बट्टे में लिख दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल वोट निकल आएंगे। बस एक काम बचा है, इसको सॉल्व कर दूं। तो सॉल्व करने के लिए परसेंटेज से परसेंटेज कटा और इसको काट सकते हैं 5 से 8 बार और 5 से ये 25 बार। तो ये बचा 3t/10 और ये बचा 8t बट्टे 25। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो है 3t/10 ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 8t/25 माइनस का 3t/10 दोनों का जो लासा आएगा वो लासा आएगा 50। दोनों का लासा आ गया 50। 25 दूनी 50 होता था, 8 दूनी हो गया 16। 16t माइनस इसका 5 बार लगेगा, 5 दिया 15, 15t। तो इनको जो माइनस करेंगे तो ये केवल आएगा t/50। ये तो आ गया। देखो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ ध्यान देना, ये वाली चीज़ जब इधर भेजूंगा तो ये घटेगी। तो 8t/25 में से ये घटेगा तो बचेगा t/50। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सर t/50 बराबर कितना है, ये 25। ये उधर चला गया तो बराबर 25 बचा होगा। 50 का अगर इधर गुणा कर देंगे तो ये टोटल वोट होंगे, वो टोटल वोट नहीं सॉरी टोटल अंक निकलेंगे। 25 पंजे 125 होता है, 125 और 1 0 1250 अंक निकल के आए। कुल अंक निकला है 1250। हमको क्या चाहिए था, उसने बोला है उत्तीर्णांक चाहिए, मतलब पीएम चाहिए। तो पीएम हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि सर पीएम क्या होगा, टोटल का 30% निकाल लो और उसमें 25 जोड़ देना। तो 1250 का 30% निकालो और उसमें जोड़ देंगे 25। तो वो हम यहाँ करते हैं 1250 गुणा 30/100 और इसमें हम जोड़ेंगे 25। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 375। 375 प्लस 25 बराबर आया 400। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो सीधा सीधा गैप बराबर हो जाता है, लेकिन कभी यदि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो पीएम की हम एक लाइन लिख लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे कि टोटल का 30% ये रखा है प्लस 25 तो पीएम के पास पहुंच गए, बराबर में टोटल का 40% ये गया और ये जितना भी ज़्यादा होता है उतना 100 में जोड़कर बट्टे में रख लेते हैं। फिर इसकी कैलकुलेशन करके टोटल मार्क्स निकाले 1250। अब यहाँ से हमने पीएम निकाल लिया, टोटल अंक का 30% प्लस 25 तो 400 अंक आए। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। जब मैंने इन सवालों को टाइप नंबर 13 में जब क्लास में मैंने बताया था, जो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है उसमें पढ़े हैं, मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे। यहाँ तो हमने इस टाइप के मात्र 3 सवाल लिए हैं, वहाँ हमने लगभग 20 25 30 सवाल कराए थे। तो आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए इससे आगे के सवाल करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 14 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से कटती नहीं है, मतलब ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 से नहीं कटें। तो हमें इतना मालूम है कि सर 1 से लेके 100 तक टोटल 100 संख्याएं होती हैं। ऐसे सवाल देखो वेन डायग्राम में मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं क्या करते हैं बहुत डिटेल में समझाया है। अभी मेरा काम है बस इसको सॉल्व कर देना। तो देखो हम यहाँ पर वेन डायग्राम से बताते थे कि 3 से कटने वाली संख्या यहाँ रखते थे, 4 से कटने वाली संख्या यहाँ पर, 3 से कटने वाली यहाँ रखेंगे और 4 से कटने वाली यहाँ रख देंगे और कॉमन वाली यहाँ आ जाएगी। वो कह रहा है कि कितनी संख्याएं कटेंगी नहीं। तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100 हैं। 100 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से कटने वाली संख्याएं आ जाएगी। 3 का भाग लगाएंगे तो 33 या 99 होता है। इसका मतलब 33 संख्याएं इस 3 वाले घेरे में आएंगी। 100 बट्टे 4 से कटने वाली संख्याएं निकालेंगे तो 25। 25 संख्याएं इस वाले घेरे में आएंगी, ये टोटल 4 वाले घेरे में 25 आएंगी। अब ये जो कॉमन वाला एरिया है, ये कॉमन वाला एरिया किसका है, जो 3 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। तो वो संख्या 3 और 4 से कटने वाली क्या है, जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वह संख्या 12 से 100% कट जाएगी। तो हम देखेंगे सर 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कट जाती हैं। तो 12% 12 से 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96। तो अब हमें पता चल गया कि सर इस वाले में टोटल आएंगे 33 और इस वाले में टोटल आएंगे 25
और ये जो कॉमन वाला पोर्शन है यहाँ आएगी 8। तो ऐसे वेन डायग्राम में हमने बहुत सारे सवाल किए हैं कि इसके अंदर टोटल कितने आएंगे। तो टोटल 33 और 25 को जोड़कर ये 8 घटा देते हैं, तो इसके अंदर टोटल संख्या निकल के आएगी 33 और 25 जोड़ा 58, 58 में से 8 गया तो ये आ गया 50%। तो इसका मतलब 50% या फिर 50% नहीं 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 से कट जाएंगी। हमें क्या चाहिए थी, जो ना कटें। तो टोटल थी 100 संख्याएं, उसमें से 50 कट गई। तो इसका मतलब ये है कि 50 तो ये कटने वाली संख्या आएगी। 100 में से अगर घटाएंगे, 100 में से इसको माइनस कर दो तो बराबर निकलेगा 50। तो वो ये संख्याएं वो होंगी जो कटेंगी नहीं, और हमको वही चाहिए थे कितनी नहीं कटेंगी। तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस सवाल को मैंने अभी सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत समझाया है। डिटेल में यदि आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो टाइप नंबर 14 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन अच्छा है सवाल भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना। ये सवाल अगर थोड़ा सा भी तुमने इधर उधर ध्यान भटकाया तो समझ में नहीं आएगा। 1 से लेके 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3,4 से विभाज्य हैं परंतु 5 से विभाज्य नहीं है। तो मतलब इसमें 3 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब वेन डायग्राम वहाँ 2 का बन रहा था, यहाँ 3 का बनेगा। तो हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये वेन डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ से 3 से कटने वाली, यहाँ 4 से कटने वाली और यहाँ 5 से कटने वाली संख्याएं हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले हम ये निकालेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि सर 3 से 4 से और 5 से टोटल कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। जैसे मान लो 1 से लेके 500 तक की बात कर रहा है, तो टोटल संख्याएं होंगी 500। अब उन 500 संख्याओं में 3 से 4 से और 5 से कितनी संख्याएं कट जाती हैं, पहले हम वही निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका है कि पहले हम निकालेंगे 3 से कटने वाली संख्याएं। तो 500/3 ये आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे 4 से कटने वाली संख्याएं, तो 500/4 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे इससे 5 से कटने वाली संख्याएं, तो 500/5 आ गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इसका भाग लगाएंगे तो 16 16 थी 48 और 48 बचेगा 2, तिछंक 18 होता है 166 बार। कुछ शेष पर बचता है उसको हम छोड़ देते हैं। इसका भाग लगाएंगे तो 125 निकल के आएगा। 500 का भाग लगाएंगे तो 100 निकल कर आएगा। तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो संख्याएं हैं, हम इन संख्याओं में अगर देखें तो ये निकालते, इन दोनों को हम जोड़ते थे और ये वाली हम माइनस कर देते थे। तो टोटल आखिरकार देखो ये संख्याएं हैं, टोटल इसके अंदर आएंगी। तो इसके अंदर जो संख्याएं आएंगी, ये वाला जो 5 से कटने वाली संख्याएं, वो तो हम इसको माइनस ही कर देंगे टोटल। तो इन दोनों को जोड़ो, ये आ गया 1 और यहाँ से आया 5 और 6 11 और एक ये 9 हो गया और ये 200 हो गया। 291 में से ये संख्याएं तो हमें हटा ही देनी है। 291 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से कट जाएंगी, और 1 से लेके 500 तक की बात कर रहे हैं। टोटल 291 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 4 से कट जाएंगी। 5 से कटने वाली संख्याएं हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि 5 बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से कट रही हैं, जो 4 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी। तो जो 5 से कटेंगे उनको हम हटा ही देते हैं। तो 291 में से 100 घटा देंगे। 291 माइनस का 100 करेंगे तो 191 संख्याएं ये बचेंगी। अब 191 संख्याओं में भी अभी थोड़ा सा अभी और काम बचा है। क्या कर बचा है, ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट है ये हटाना पड़ेगा। ये कॉमन वाला पार्ट है 3 और 15 का, इसका मतलब 3 और 5 का है। इसका मतलब 15 से कटने वाली संख्याएं हटानी है हमें। दूसरा ये वाला कॉमन वाला पार्ट 5 और 4 का, 5 और 4 का होता है 20, ये भी हमको हटानी है। और ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला वो 3 4 और 5 सबसे कट रहा है, तो इसको भी हमें निकालना है। ये कॉमन वाला होगा 60, इनका लासा आएगा ना 60। तो हम एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। 500/15 फिर आएगा 500/20 और फिर आएगा 500/60। तो 500 में 15 का भाग लगेगा, 15 तिया 45
फिर 5 बचा, 15 दिए 45, 33 आ गया। 20 का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और 60 का लगाएंगे तो 8 सिंग 48, 8 होता है। इन दोनों को जोड़ देते थे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 58 हो गया, और ये है हमारा 8, माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ गया ये 50 संख्याएं। 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो 15, 60 और 20 से कट जाएंगी, और यही वो संख्याएं हैं जो 3 और 4 से भी कट जाएंगी, तो इनको और माइनस करना है। तो 191 में से ये 50 और माइनस कर देंगे हम, तो टोटल कितना आएगा 141 संख्याएं निकल कर आएंगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उच्च लेवल का सवाल है। ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था टाइप नंबर इस 14 में। अगर आपको इसको समझना है तो वहां जाके समझ ले, यहाँ मैंने बस सॉल्व कर दिया है। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36। तो अभी इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इस वाले सवाल को हटाते हैं, यहाँ पर अब इसको करेंगे सॉल्व। तो हम ये हटा देते हैं, चलो यहाँ से ये हटाते हैं, ये हटा देते हैं। अगर इसको देखो सवाल को तुम्हें डिटेल में समझना है तो आप टाइप नंबर 14 को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अब क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी असफल हुए, भूगोल में 35% और इतिहास में 39%। इसका मतलब 3 सब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी वेन डायग्राम 3 सब्जेक्ट वाला बनेगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। एक है हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया, और एक है भूगोल का, ज्योग्राफी का, और तीसरा है इतिहास का, हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का। अब इसने बोला है कि 41% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए, तो यहाँ तो आएगा 41%। इस पूरे ई के घेरे में 41% बैठेंगे। 35% भूगोल के घेरे में बैठेंगे, यहाँ पर 35% बैठेंगे। आगे बोल रहा है इतिहास में 39%, इतिहास में यहाँ पर बैठेंगे 39%। ठीक है, अब हम कॉमन वालों की बात करते हैं। 5% तीनों सब्जेक्ट में, तो 5% तो हम यहाँ बिठा देंगे, ये सही है। 5% बीच में बैठेगा, वो तीनों सब्जेक्ट में असफल हो गए। अब यहाँ पे बोला है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, अर्थशास्त्र और भूगोल, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसमें 14, इस कॉमन वाले पार्ट में 14 आएंगे। इस कॉमन वाले पार्ट में 14 बैठने हैं, इस वाले कॉमन वाले पार्ट में। तो इसमें 5 बैठ चुके हैं, तो फिर यहाँ पर 9% हमें बिठाना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14 हो गया, भूगोल और इतिहास में 21 हैं। भूगोल और इतिहास, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन दोनों के ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसमें 21 आएंगे, 21। तो अगर 21 आएंगे, 5 बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 21 में से 5 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, 16% यहाँ बैठ जाएगा। हम आगे बात करते हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%, इतिहास ये और अर्थशास्त्र इनमें 18% आएगा। ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है यहाँ 18% आएगा। 18 में से 5 बैठ चुके हैं, तो फिर यहाँ पर 13% आएगा। तो ये हम बैठा चुके हैं, और भी हम बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं। तो अभी क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अर्थशास्त्र में असफल हुए, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स में, ओनली इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट है, ये वाला देखो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, ये वाला ओनली इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट है। इसमें कितने बैठे होंगे, तो देखो 41% तो पूरे में बैठने हैं, 13 और 5, 13 और 5 हो गया 18, 18 और 9 हो गया 27, तो 27% हटा देंगे, तो 41 माइनस का 27, 13 और वो और एक 14%। 40 में से 27 क्या था, 13 और एक ही 14% होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये एनटीपीसी CBT 1 8/1/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम हमेशा बीच वाले डेटा से स्टार्ट करते हैं। बीच वाला पहले भरो, फिर ये कॉमन वाले भरो, और लास्ट में फिर इनको भरते हैं, आराम से सवाल निकल आता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे अगला टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम परसेंटेज का टाइप नंबर 15 कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ताजे फलों में 85% पानी है तथा सूखे फलों में 25% पानी है, तो 37.5 किलोग्राम सूखे फल बनाने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फलों की आवश्यकता होगी। तो ये ऐसा जो सवाल था, ऐसा सवाल हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया था।
हमने लिखा था यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और ये है ड्राई फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट में 85% अगर पानी है तो इसमें पल्प कितना होगा, 15% होगा। फिर हमने बताया था कि सूखे फलों में कितना परसेंट पानी है, 25%, तो पल्प कितना होगा, 75%। गूदा 75% होगा। फिर हमने कहा था कि इसको काट लेंगे, इसको काट के छोटा करेंगे तो ये 1/5 बनेगा, और जैसे ही 1/5 बने, जैसे ही ये फ्रैक्शन निकल के आए, वैसे हम इसको पलट देते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, और ये इसकी मात्रा का अनुपात होता है। अगर फ्रेश फ्रूट 5 किलोग्राम है तो ड्राई फ्रूट 1 किलोग्राम होगा। ड्राई फ्रूट कितना निकालना है, 37.5 किलोग्राम, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 37.5 किलोग्राम, 37.5 kg इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 का इधर गुणा कर देना है, 37.5 गुणा 5, 55 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37, 37 की 7 और हासिल 3, 5 15, 16 17 18, 187.5 किलोग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये सवाल बहुत आसान होता है, बस हमें यहाँ पल्प की मात्रा रखनी होती है और फिर काटने के बाद इसको पलट देते हैं तो इसकी मात्रा का अनुपात आ जाता है कि अगर 5 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है तो 1 किलोग्राम उसमें से ड्राई फ्रूट निकलेगा, और ड्राई फ्रूट की वैल्यू 37.5 किलोग्राम दी है, तो ये इतने गुना है, हम इसको भी इतना गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ताज़ा अंगूर में 80% पानी है, तो ये भी होता है। फ्रेश अंगूर में 80% पानी है, इसका मतलब 20% इसमें पल्प होगा, और सूखे अंगूर में 10% पानी है। जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें 10% अगर पानी है तो सर 90% इसमें पल्प होगा। अगर हम इसको काटें तो ये परसेंटेज और जीरो कट जाएगा, ये 2/9 निकल के आएगा, 2/9। हम इस निकालने के बाद इतना इसको पलटते हैं, 9 और 2। अगर फ्रेश फ्रूट की मात्रा 9 किलोग्राम है तो उसमें से ड्राई फ्रूट 2 किलोग्राम निकलेगा, और इसने बोल रखा है कि ड्राई फ्रूट सूखे अंगूर की मात्रा 250 किलोग्राम है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 250, तो 125 गुना होगा। तो हम अगर फ्रेश फ्रूट की मात्रा निकालना चाहते हैं तो 9 का गुणा इधर कर देंगे, 9 गुणा 125, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 की 2 हासिल 2, 9 के 9, 10 11, 1125 किलोग्राम आएगा इसमें फ्रेश फ्रूट की मात्रा। ये MBA एग्जाम 2007 में आया है। ये सवाल तो मैंने जब मैं टाइप नंबर 15 कराया था तब भी ये सवाल मैंने कराया था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम टाइप नंबर 16 करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 16 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आयकर की दर 5% से बढ़कर 6% हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का कर दायित्व 12.5% बढ़ जाता है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो हम जानते थे कि फॉर्मूला था टैक्स बराबर टैक्स बराबर होता है रेट और मल्टीप्लाई बाई व्यक्ति के कर दायित्व। टैक्स बराबर होता है आयकर इनटू इनकम। इनकम में अगर रेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा टैक्स निकल आता है। तो इसी से हम सवाल कर देंगे। आयकर की जो दर है वो टैक्स है, वो आयकर की जो रेट है, रेट 5 से 6 हो गया, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सर रेट कितना हो गया है। रेट 5% से 6% हो गया है, और इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का कर दायित्व 12.5% बढ़ा, इसके कारण टैक्स बढ़ा। तो हमें यहाँ पर उसकी इनकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इनकम को हम I1 और I2 मान लेते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है टैक्स। लेकिन टैक्स दे रखा है 12.5% बढ़ा, 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो मतलब 8 से 9 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 8 से 9। और हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था टाइप नंबर 16 में बहुत ही अच्छे से। तो तुम्हें याद होगा कि सर परसेंटेज से तो परसेंटेज ये यहीं कट जाएगा, और यहाँ पर इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा। 8 छिंग 48, ये हो जाएगा 48, और 9 पन्ना 45, ये हो चुका है 45। तो अगर पहले इनकम 48 थी तो अब इनकम 45 होगी। तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा था, तो पता है सर कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 3 की कमी हुई है। इसी का हम परसेंटेज बताएंगे कि सर यहाँ से 3 की कमी हुई है,
3 की कमी हुई है, कहाँ से हुई है, 48 से हुई है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 3 से ये कटेगा 16 बार, और 16 छक्के 96 होता है, तो 6 सही कुछ होगा। 6 सही 1/4 परसेंटेज, क्योंकि 16 छक्के 96, फिर 1 वो 4 बचेगा, 4/16 वो एक 4 से 16 एक बार कट जाए, वो 4 बार कट जाएगा। तो 6 सही 1/4 परसेंटेज इस सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 40वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय में 3500 रुपए की वृद्धि हो जाती है तथा कर की दर 15% से घटकर 12% हो जाती है, तथा हम तो इतनी बात हम जानते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। हमने माना इसकी पहले इनकम एक्स थी, बाद में उसने कहा कि 3500 रुपये बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस 3500, ये बाद में इनकम हो गई होगी। फिर वो ये कह रहा है कि जो टैक्स है ना, टैक्स वो 15% से घटकर 12% हो गया। पहले टैक्स लग रहा था 15%, मतलब पहले उसकी इनकम का 15% टैक्स लग रहा था, और जब इसकी इनकम इतनी बढ़ गई है तब लग रहा है 12% टैक्स। ये हो गया। तथा इसने बोला तथा देय कर पहले जैसा ही है, मतलब ये बोल रहा है कि पहले जितना भी टैक्स दे रहे थे आज भी उतना ही दे रहे हैं। तो पहले का टैक्स ये है और आज का टैक्स ये है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसने ये बात बोल रखी है। अब इसने बोला है कि पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20% और 25% आय जो है कर मुक्त है। जो पहली वाली स्थिति है इसमें 20% जो आय है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हम जानते हैं सर 20% पर नहीं लगेगा तो 80% पर लगेगा। दूसरी वाली स्थिति में कह रहा है कि 25% पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो 75% पर लगेगा। तो यहाँ पर हम 75% का गुणा और कर लेते हैं, 75%। बस अब इसको सॉल्व करना है, टोटल आय आएगी उसकी। तो हम जानते हैं कि सर ये जो परसेंटेज है उससे ये वाला कटेगा और इस वाले परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज भी कट जाएगा। 15 से ये 5 बार कटेगा, 15 पन्ना 75 होता है, और क्या कर ये 5 से कटेगा, 16 पन्ना 80 होता है। अब ये 4 से कटेगा, 4 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 3 बार कट गया। तो अब इधर आया सिर्फ 4x, इधर बचा 4x बराबर ये 3 का गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इधर बचेगा ये 3x और प्लस का 35 में 3 का गुणा कर देंगे तो 105 आता है, 2 जीरो ये गए। ये 3x जब इधर आके घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, x बराबर 105 पर 2 जीरो मतलब 10,500। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही आसान सवाल है, मैंने जब इनको कराया था टाइप नंबर 16 में तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को देखें, और ही ज़्यादा डिटेल में समझना है तो टाइप नंबर 16 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 17 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक सेल्समैन को इस शर्त पर काम पर रखा गया है कि उसकी कुल बिक्री का 22% कमीशन दिया जाएगा, परंतु बाद में ये निर्धारित हुआ कि 2,000 रुपये वेतन और 8,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 5% बोनस दिया जाएगा। यदि उसे पहले की तुलना में 100 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के पेपर में। जब भी ऐसा सवाल आता है तो बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज देता है, बस केवल डेटा बदल देगा। तो मैंने ये जब जब सवाल कराया था टाइप नंबर 17 में तब इसका बिल्कुल बेसिक मेथड बताया था। फिर मैंने बताया था कि इस सवाल को मात्र एक लाइन में कैसे हल किया जाता है। अभी हम सिर्फ इसको एक लाइन में हल करेंगे। अगर आपको इसका बेसिक मेथड समझना है तो आप टाइप नंबर 17 में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाना, टाइप नंबर 17 मिलेगा, उसको डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। ऐसे सवाल में क्या होता है, 5 डेटा देता है, 5 डेटा, और उस 5 डेटा को हम क्रमशः लिख लेंगे। सबसे पहले कि कमीशन कितनी है, सबसे पहले ये लिखेंगे कि सर 22% कमीशन है, तो हमने लिखा यहाँ पर 22% कमीशन। फिर उसके बाद में हम परसेंटेज देखते हैं, लास्ट का बोनस कितना है। बाद में बोनस मिल रहा है 5%, तो दूसरे नंबर पर हम ये वाला डेटा लिखते हैं, ये मिल गया 5% बोनस। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका वेतन। अब क्रमशः डेटा लिखते जाएंगे। वेतन कितना है, वेतन है 2,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 2,000 रुपये
वेतन है। फिर उस वेतन के बाद कितने, डेडलाइन कितनी है, डेडलाइन है 8,000 रुपये। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 8,000 रुपये, ये डेडलाइन है। डेडलाइन हम उसको कहते हैं कि भाई इतने की बिक्री से अधिक की अगर बिक्री करेगा तो हम बोनस दिलवाएंगे। तो जो अधिक बोलता है कि इतने रुपए से अधिक, उसको हम डेडलाइन बोलते हैं। तो ये डेडलाइन आ चुकी है। और लास्ट में है कि 100 रुपये उसको कम प्राप्त होते हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे ये वाला 100 रुपये, 100 रुपये और कम के लिए एरो डाउन कर देंगे। ये हमने कर दिया एरो डाउन। ये 5 डेटा देगा, ऐसा कोई भी सवाल होगा तो ये 5 डेटा देगा। अब हमें इसके साथ क्या कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले देखना है सर 22% और इस 5% का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 22 और 5 का अंतर होगा 17%, 17%। फिर करना है बराबर, ये 2,000 वेतन है तो 2,000 यहाँ पर हमने वेतन लिखा। अब हमेशा ये दूसरा वाला परसेंटेज और इस डेडलाइन का ये निकाला जाता है, मतलब 8,000 का 5% ये हमेशा निकाला जाएगा, दूसरा वाला परसेंटेज इस डेडलाइन का, और उसको हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 8,000 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो घट जाएंगे, 8×40 मतलब 400 निकल कर आएगा। ये 400 आ चुका है। उसके बाद ये है, ये कह रहा है कि 100 रुपये कम प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि अगर हम कहें कि आपके पास 100 रुपये कम है, तो अगर आपकी पॉकेट में पूरा रुपया करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर जब ये कम होता है तो ये जुड़ जाता है, और कभी कभी यहाँ पर अधिक होगा तो फिर उसको घटा देंगे। बस इसको सॉल्व करो और 100% की वैल्यू निकालो, उत्तर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो, ये हो जाएगा 400 में से 100 घट जाएगा तो 300, और 300 घटेगा 2,000 में से तो ये आएगा 1700। 1700 आया, ये कितने की वैल्यू है, 17% की वैल्यू है। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो वो होगी, देखो 17 से ये कटेगा 100 बार, तो 100 पर 2 जीरो और आ जाएंगे। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब हुआ 10,000 रुपये। ये सवाल हम मात्र एक लाइन में हल कर देते हैं। इतना बड़ा सवाल है, इसके 5 डेटा देता है, 5 के 5 डेटा इस तरह से सेट करते हैं और हम आराम से ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। डिटेल में यदि आपको इसको समझना है तो परसेंटेज के टाइप नंबर 17 में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बना के रखा है आपके लिए। तो इस सवाल को 1 मिनट इस वीडियो को रोकना और इसको खुद करने का प्रयास करना, उसके बाद हमारे उत्तर से मैच करेंगे। तो चलिए हम मानते हैं कि आपने इस वीडियो को रोककर इस सवाल को कर लिया होगा। हम इसमें 5 के 5 डेटा लिखते हैं। सबसे पहले कमीशन, कमीशन कितना होता है 13%, तो 13% का डेटा लिखा। उसके बाद में सर बोनस कितना दिया जा रहा है 3% का, तो यहाँ 3% का बोनस लिख लिया। और उसके बाद हम वेतन की बात करेंगे तो वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलता है, ये 9,000 रुपये मिल गया। अब इसकी डेडलाइन, डेडलाइन है 20,000, 20,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो यहाँ पर 20,000 रुपये रख लेंगे, ये हो गई डेडलाइन। और लास्ट में कह रहा है कि 1,000 रुपये कम प्राप्त होता है, तो 1,000 रुपये और लिखेंगे यहाँ पर, 1,000 रुपये और कम के लिए एरो डाउन कर लेंगे। बस ये 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा देता है क्रमशः, और बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज लिखकर आती है सवाल में। तो हमें मालूम है सर 13 और 3 का अंतर होगा 10%, 10% की वैल्यू होगी 9,000, 9,000 माइनस, माइनस करेंगे हमेशा 3% इस डेडलाइन का निकालेंगे, मतलब दूसरा वाला परसेंटेज इस डेडलाइन का निकाला जाता है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 का गुणा इस 200 में होगा तो 600 आएगा, 600 ये माइनस का हो गया। 1,000 रुपये की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए 1,000 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम जानते हैं 600 घट जाएगा, इसमें से 600 घट जाएगा तो बचेगा 400, 400 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9,400 रुपये। ये 10% की वैल्यू है और हमको चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% के लिए इधर एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो आप इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर ये हो जाएगा 94,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही उत्तर निकल के आया होगा। ऐसे सवाल के पास 5 डेटा देता है, 5 के 5 डेटा को हम इस तरह से लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लाइन लिखनी है, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने 5 डेटा लिखे हैं, वरना मैं डायरेक्ट करता कि 13 में से 3 गया तो 10%, 10% की वैल्यू कितनी होगी 9,000, और ये 20,000 का निकालूंगा 3%, 600, 9,000 में से
600 ये माइनस होगा और 1000 जुड़ेगा उधर, तो कुल मिलाकर 9400 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपने सीखा है तो आप बहुत आसान तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। डिटेल में यदि समझना चाहते हैं और ऐसे तमाम सवाल करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना और टाइप नंबर 17 को डिटेल में मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 18 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मात्र 90% मतदाता ही अपने मत का प्रयोग करते हैं, जिनमें से 43 मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को सूची मतों का 47% मत प्राप्त होता है और वह 1643 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो, जब मैंने ये ऐसा सवाल कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ये सवाल भी हम मात्र एक लाइन में हल कर सकते हैं। इस सवाल को मात्र एक लाइन में हल किया जा सकता है। ऐसे सवाल को सेम इसी प्रकार से डेटा देता है, बस यहाँ पर वैल्यू बदल सकता है और सवाल की जो लैंग्वेज होगी वो यही लैंग्वेज बनाकर देता है। तो चलिए हम यहाँ पर इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास हमने बताया था कि जब हमारे सामने ऐसा सवाल आता है तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि सर विजेता को कितना परसेंटेज मिला है। तो विजेता को सूची का 47% मिला है, तो इसको जितना भी मिलता है इसका हम करते हैं डबल। तो 47 का डबल करेंगे 47% मल्टीप्लाई बाई 2, और जितना भी डबल करके आता है उसमें से जितने वोट डाले गए हैं उनको माइनस करते हैं, मतलब 90% माइनस किया जाएगा, 90% माइनस किया जाएगा। और बराबर में क्या होगा, बराबर में होंगे कि वह जीता कितने मतों से है। तो जीता है 1643 मतों से, और हमेशा इनमें से अवैध मत घटा दिए जाते हैं। तो 1643 में से ये 43 मत घटा दिए जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1643 माइनस का 43। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 100% की वैल्यू जो होगी वही कुल मतदाताओं की संख्या होगी। तो हम यह जानते हैं कि सर 47 का गुणा 2 में करते हैं तो 94 आता है। 94 में से 90 जाएगा तो बचेगा 4%, बराबर में आएगा, ये हो जाएगा 1600। 4 से ये कटेगा 4 बार, 2 जीरो आएंगे, तो 100% का जो मान होगा वह आएगा 40,000। तो इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ऐसे सवाल जब भी हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम ऐसे सवालों को मात्र एक लाइन में हल कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर वो विजेता है वो कितने मतों से जीता है। 47% से जीता है, तो हमें हमेशा इसका डबल करना है। 47 का डबल होता है 94, और इसमें से माइनस करने होते हैं 90%, जितने मतदाता ने मत डाला है। तो 90 माइनस किया, आया आंसर 4%। 4% की वैल्यू है 1600, 100% की वैल्यू होगी 40,000। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल मात्र एक लाइन में हल करना संभव है। मैंने ऐसे सवाल को एक ही लाइन में हल करना बताया था। अगर आपको इसको डिटेल में मेथड समझना है तो टाइप नंबर 18 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 18% मत प्राप्त हुआ। देखो, ये जो 2 लाइन है, इन 2 लाइन से हम इतना समझे हैं कि टोटल जो कैंडिडेट हैं वो है 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसने बोला है कि जो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट रहा है उसको टोटल मतों का 18% मिला है, तो हम यहाँ पर 18% दिलवाएंगे। अब इसके बाद बचा कितना, इसके बाद बचा है 82%। टोटल 100% मत होता है, उसमें से 18 इसको मिल गया है तो 82% बचा है। अब इसने बोला है जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों के बीच में अंतर कुल मतों का 10% है। टोटल मत 100% थे तो 100% का 10% निकालेंगे तो 10। तो 82 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनमें अंतर 10 का आ जाए। तो मैंने आपको ये बांटना बताया था। पहले 82 को बराबर बराबर 41 बराबर बराबर 2 भागों में बांट लेते हैं। फिर हम जितने का अंतर करना चाहते हैं उसका आधा एक पार्टी से निकालकर दूसरी पार्टी में भेज देते हैं। अंतर हम 10 का चाहते हैं तो एक तरफ से 5 निकालकर दूसरी पार्टी में भेज देंगे। अगर मान लो इधर से 5 अगर निकालेंगे तो इधर बचेगा 36%,
और इधर 5 अगर जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 46%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये पहले नंबर पे होगा उसको 46% मिला होगा और दूसरे नंबर पर मिला होगा 36%। ये इतना हम समझ में आ गया। ये सवाल में जो लिखा है वैसा हमने कर लिया। अब सवाल में बोला है कि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों के बीच में अंतर 10,800 है। तो मतलब दोनों हारने वालों के बीच में, ये दोनों हारने वाले हैं, इनके बीच में मतों का अंतर दे रखा है। हमारे अनुसार कितना आएगा? अगर हम अपने अनुसार निकालें कि सर इनके बीच में मतों का अंतर कितना आएगा परसेंटेज में, तो हम परसेंटेज में 18 और 36 का अंतर आएगा 18%। और 18% की वैल्यू दे रखी है। हमारे अनुसार इन दोनों के मतों के बीच में अंतर आया परसेंटेज में 18%। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10,800। तो हम जानते हैं कि सर 18% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% का अगर हमें मान निकालना है तो 18 छिक्के 108 होता है, 18 पंजे 90 और 18 छिक्के 108, 600 गुना आ गया, 600 गुना। और हमें निकालना क्या था? निकालना है विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए। विजेता ये है विजेता, इसका मतलब 46% की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब 46% यहाँ लिखेंगे और यहाँ 46 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 मल्टीप्लाई बाई 46। तो 6 छिंग 36 की 6 हासिल 3, 6 6 चौक 24, 25 26 27। तो 27 6 और ये वाली 2 जीरो आएंगे, तो 27,600 ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया एसएससी फेज एक्स 2021 के पेपर में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 19 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,500 रुपये है तथा उसका मासिक खर्च 8,000 रुपये है। अगले माह उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 30% बढ़ जाता है, तो उस तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो हम यहाँ से आय और खर्चा और बचत का अनुपात निकाल सकते हैं। हम अगर बात करें सर उसकी जो मासिक आय है वह 12,500 है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात निकाल सकते हैं। उसका मासिक खर्च है 8,000 रुपये, तो हम यहाँ पर रखेंगे 8,000 रुपये। अब 12,500 में से 8,000 वो खर्च कर देता है, तो 4,500 बचाता होगा। इसका मतलब 4,500 की उसकी सेविंग्स हो जाएगी। अगर हम इसको चाहते हैं तो इस रेशियो को छोटा बना सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 से ये कटेगा 16 बार और 5 से ये कटेगा 9 बार। ये इनका आ चुका है अनुपात, ये इनका रेशियो आ चुका है। अब हमने आगे पढ़ा सवाल कि उसकी आय 35% बढ़ जाती है। इनकम क्या होती है? इनकम होता है इसका टोटल, ये जो है ना ये टोटल। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों जोड़ते हैं तो आय आती है। तो 35% ये बढ़ रही है, 35% इनकम बढ़ती है और उसका खर्च 30% बढ़ जाता है। इसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है वह 30% बढ़ता है, 30% बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि सेविंग कितनी बढ़ेगी, ये बताओ। यहाँ पर ये कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा? अगर ओवरऑल इंक्रीज 35 का करना है, यहाँ पर 30% का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ कितने का इंक्रीज होगा? तो ऐसा सवाल भी मैंने आपको डायरेक्ट करना बताया था कि हमें करना क्या होता है कि इस 35 को पहले सीधा सीधा यहाँ रख दो, 35%, 35% रख दिया गया है। अब ये देखो 35 से ये कितना कम है या ज़्यादा है? तो हम कहेंगे सर 35 से ये 5 की कमी है, इधर 5 की कमी है, 5% की इधर कमी है। तो उस 5% की कमी को पूरा करने के लिए इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 16 गुणा 5%, 16 पंजे 80। तो हम कहेंगे सर 80% जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस 80 में भाग लगेगा, जिसका भी हम ये क्वेश्चन मार्क निकालते हैं उसके रेशियो का भाग लगता है इसमें। तो हम यहाँ पर भाग लगा देंगे 9 का। तो 9 अट्ठे 72 होता है, प्लस पॉइंट लगाया, बचा है 8, फिर 9 अट्ठे 72, तो कुल मिलाकर 8.8 आएगा। अगर हम और भी आगे अगर सॉल्व करेंगे तो फिर 888 इस तरह से आ जाएगा। तो हम 8.89% इसको मान सकते हैं कि सर इससे ये काट के इतना आएगा। अब अगर 35 में 8.89 जोड़ा जाएगा
तो सर 43 हो जाता है, 43.89%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये वाला सवाल हम इसी टाइप से बहुत, देखो मैंने जिस टाइप से मैंने आपको बताया है, इससे आसान तरीका इसका किसी ने भी नहीं बताया है। इतना ही ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल का। तो ये इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां क्रमशः 1800 और 1200 हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स का सवाल है, तो हम यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स रख लेते हैं। इनका अनुपात कितना है? लड़के हैं 1800, 1800 बॉयज हैं और 1200 गर्ल्स हैं। अगर हम इनका अनुपात निकालना चाहें तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 से 3 बार कटेगा और 6 से ये 2 बार कटेगा। तो इनका जो अनुपात होगा वो ये आ चुका है अनुपात। अब इसने बोला है कि 80% लड़के तथा 75% लड़कियां एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुनी गई हैं। तो लड़के हैं 80%, तो हम यहाँ लिखेंगे बॉयज कितने हैं? बॉयज का 80% सेलेक्ट किया गया है और गर्ल्स का किया गया है 75%। तो वो कह रहा है कि ओवरऑल स्कूल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? ओवरऑल स्कूल में कितने परसेंटेज छात्रों को चुना गया है कुल मिलाकर? तो गर्ल्स बॉयज को 80% और गर्ल्स को 75%। या तो हमारे पास एक तरीका है कि 2 का गुणा 75 में करो और 3 का गुणा 80 में करो और इन दोनों को जोड़ दो और भाग लगा दो 5 का। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये 75 है, अगर ये भी 75% होता तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना होता? 5% ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। तो हम इसका जवाब, इसका जो उत्तर है, हम मानते हैं कि सर 75% होता। हम छोटे वाले परसेंटेज के बराबर इसको भी मानते हैं। अगर यहाँ पर भी गर्ल्स भी 75% चुनी गई होती और बॉयज भी मात्र 75% चुने गए होते तो ओवरऑल जो है वो 75% चुना गया होता। लेकिन इधर 5% एक्स्ट्रा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना एक्स्ट्रा निकल के आ गया? 15% एक्स्ट्रा आ गया। ये जो अतिरिक्त निकल के आया है वह इन दोनों में बटेगा। तो 3 और 2 5, 5 का इधर लग जाएगा भाग, ये जोड़ देंगे, 5 से ये कटेगा 3 बार, 75 और 3 होता है 78%। और इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स ने ये क्वेश्चन कराया है, इससे आसान नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे बहुत सारे सवाल देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में टाइप नंबर 19 को डिटेल में जाकर समझ सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 20 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक घर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं तो कुछ हिरन हैं। कुत्ता 5 रोटी खाता है तथा हिरन 3 रोटी खाता है। तो इस प्रकार कुल 100 जानवरों ने कुल 360 रोटी खाई। तो ज्ञात करें कि उस घर में कुल कितने कुत्ते थे। कुत्तों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। टोटल जानवर कितने हैं? 100। ऐसे सवाल हमने बहुत बार कर रखे हैं तो हम इसको जल्दी से करेंगे। देखो यहाँ से 2 जानवर हैं, हिरन के लिए H लिखा और कुत्तों के लिए D लिख दिया। अब इसने बोल रखा है कि सर हिरन खाता है 3 रोटी, तो हिरन को हमने 3 रोटी खिलाई और कुत्ता खाता है 5 रोटी। तो ये जो कुत्ते की 5 रोटी हैं इसको हम ऐसे लिख के चलेंगे 3 + 2। ये समझ में आया? अगर और हाँ, अगर हम सवाल और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 360 रोटी टोटल खाई गई हैं। तो हम वो अलग से लिख लेते हैं कि 360 रोटी की खपत हुई है। अगर हम कुत्तों की संख्या निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीका है जो हमने बताया था। हमने कहा था कि ये कुत्ता 2 रोटी जो खा रहा है ना, इसको थोड़ी देर छुपा के चलो, अभी इसको रोक लो। हमने अगर माना कि सर कुत्ता भी अगर 3 रोटी खाता और हिरन तो 3 खा ही रहा है, तो इस प्रकार से सब के सब जानवर मात्र 3-3 रोटी खाते। अभी एक कुत्ते की 2 रोटी हम छुपा के चलते हैं। तो हमने देखा कि सर इस तरह से अगर हिरन 3 खा रहा है तो कुत्ता भी यदि 3 ही खाए तो टोटल जानवर मात्र 3-3 रोटी खाएंगे। कुल मिलाकर 300 रोटी खाई जाएंगी। 300 रोटी खाई जाती अगर कुत्ता भी 3 खाता तो। लेकिन कुत्ता 3 नहीं खा रहा, वो 5 खा रहा था। ये 2 एक्स्ट्रा हम उसकी रोक दी हैं, हमने अभी उसकी ये रोक दी है। तो देखा कि सर अगर ये भी 3 खाता, ये भी 3 खाता तो कुल मिलाकर 300 खाई जाती। लेकिन खाई कितनी गई है? 360। तो ये जो 60 अतिरिक्त रोटी हैं, ये किसकी रोटी बची होंगी? ये बची होंगी कुत्तों की रोटी बची होंगी। अब हमने एक कुत्ते की कितनी रोटी रोक दी थी? 2 रोटी।
तो 60 रोटी अगर कुत्तों में बांटेंगे और हर कुत्ते को 2-2 रोटी दोबारा से देनी है तो 30 कुत्तों में ये बट जाएंगी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ना, यही इसी की वैल्यू है ये 60। तो इसमें अगर इसका भाग लगेगा तो यहाँ निकल के आएगा 30। इसका मतलब जो कुत्तों की संख्या होगी वो संख्या होगी 30। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति ने एक साइकिल तथा एक पुरानी बाइक 50,000 रुपए में खरीदी। साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा बाइक को उसने 15% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 56,750 रुपए प्राप्त हुए। तो उसने बाइक कितने रुपए में खरीदी थी? बाइक का मूल्य बता रहा है। तो इस सवाल को भी हम इसी मेथड से करते हैं। हमने कहा कि टोटल उसने कितने रुपए की खरीदी है, तो 50,000 रुपए में दोनों उसने चीजें खरीदी हैं। अब इसने एक तो खरीदी है साइकिल और एक खरीदी है बाइक। साइकिल को इसने क्या खरीदा है? साइकिल को इसने खरीदने के बाद क्या किया है कि 10% लाभ पर बेचा है। तो साइकिल का तो 10% इसका लाभ कमाया है इसने। और ये जो बाइक है, बाइक को इसने 15% के लाभ पर बेचा है। तो हम इस 15% को ऐसे लिखते हैं कि 10% प्लस 5%, ऐसे हमने लिख लिया। और इस तरह से अगर वो बेच देता है तो उसको टोटल 56,750 रुपया मिलता है। वो हम अलग से लिख चलते हैं कि 56,750 रुपया उसको मिला होगा अगर उसने इतना इतना लाभ लिया होगा। तो हमें बताइए कि ये बाइक है ना, बाइक बाइक को कितने रुपए में खरीदा था? तो अगर हम यहाँ पर एक बात अगर मान के चलें कि बाइक अगर 10% लाभ पर बेची जाती और ये तो 10% लाभ पर बेची जा ही रही है, अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको छुपा कर चलते हैं, ये 5%। हमने अगर माना कि बाइक भी 10% लाभ पर बेचते और साइकिल भी 10% लाभ पर बेचते तो ओवरऑल 10% का ही लाभ होता। ओवरऑल 10% का लाभ होता। तो 50,000 का 10% निकल के आएगा 5,000 रुपए। तो मात्र हमको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर यहाँ देखा जाएगा तो प्रॉफिट हुआ कितने का है सर? 6,750 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 50,000 की तो वस्तु ही थी। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना, हमारे पास 5,000 रुपए मिलते अगर ये भी 10% के लाभ पर हम बेचते तो। लेकिन हमने बाइक का 5% ये छुपा कर रखा है। भाई ये हमने रोक लिया है। ये रोका है इसीलिए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त आ रहा है। ये है 6,750, उसमें से 5,000 हम निकाल देंगे तो 1,750 निकल के आएगा। तो इस 5 की जो वैल्यू होगी वो 1,750 निकल कर आएगी। तो ये 5% किसका है? बाइक का। बाइक के रुपयों का 5% कितने के बराबर है? तो सर इसका 100% कितने के बराबर होगा? वही बाइक का मूल्य निकल के आएगा। तो 100% के लिए हमने क्या किया है? 5 में 20 का गुणा किया होगा, तो 20 का गुणा इधर भी कर देंगे। इधर भी अगर हम 20 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो आएंगे पीछे। 5 दूनी 10, 10 की जीरो हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। 35,000 रुपए निकल के आएंगे बाइक की कीमत। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा कि बाइक 35,000 रुपए की आई होगी। अगर साइकिल पूछेगा तो 35,000 इस 50,000 में से माइनस कर देंगे तो 15,000 रुपए की साइकिल निकल के आएगी। तो वो भी हम निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 21 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एक परिवार 30 किलोग्राम चावल और 26 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है, जिसमें उसके कुल 950 रुपए खर्च होते हैं। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 40% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ता है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि नया खर्च पहले जितना ही हो, जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत समान रहती है? ऐसे सवाल भी हमने बहुत सारे किए हैं। तो देखो ऐसे सवालों में कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है, जैसा वो सवाल बोलता है वैसा हम करते जाते हैं। तो इसने बोला है कि 2 तरह के अनाज हैं, एक है चावल और एक है गेहूं। तो हम यहाँ लिख कर चलते हैं, ये राइस और व्हीट। राइस कितना है? 30 किलोग्राम। ये राइस 30 केजी है और गेहूं 26 केजी है। गेहूं 26 किलोग्राम है। और इसने टोटल इस पर
₹950 खर्च किया है। देखो उत्तर जो है ना, उत्तर हमारा परसेंटेज में आ रहा है। अगर उत्तर परसेंटेज में आ रहा है तो इसका मतलब इस 950 जो रियल वैल्यू है इसका हम कोई काम नहीं करेंगे। परसेंटेज में उत्तर आए या फिर अनुपात में आए तो हम रियल वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो हम इसका कोई काम करेंगे ही नहीं। ये फालतू में यहाँ पर दिया है। आगे हम पढ़ते हैं कि गेहूं का मूल्य, ये कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 40% है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो फिर चावल का मूल्य 2 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गेहूं का मूल्य अगर 5 यूनिट है तो फिर चावल का मूल्य 2 यूनिट होगा। अब जो यूनिट है, अब इसके पीछे जो यूनिट है वो आप कुछ भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अनुपात है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये 5 रुपये प्रति केजी, ये यूनिट अपनी तरफ से चिपका देंगे, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी यूनिट चिपका सकते हैं क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाएगा। 2 रुपये प्रति केजी हमने ये मान के चला है। ये इनका प्राइस हो गया, ये इनकी मात्रा हो गई। अब इसने बोला है कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ता है, गेहूं का मूल्य जो है ना 20% बढ़ेगा, तो अगर हम इसको 20% इंक्रीज करें, 20% बढ़ाएं, तो 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आता है। तो पहले 5 रुपये था तो अब हो गया होगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम। 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया होगा। तो ये कह रहा है तो चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि नया खर्च पहले जितना ही हो, जबकि जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत समान रहती है। देखो चावल का मूल्य, प्राइस का मूल्य ये है, एक ये वाली वैल्यू और एक गेहूं की खपत, ये तो रहती है फिक्स। पहले अगर तुम गेहूं 26 किलोग्राम खा रहे थे तो आज भी खाओगे। पहले अगर चावल का मूल्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम था तो आज भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम का। ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स हैं। तो इसने ये कहा है कि अगर जो गेहूं का जो प्राइस है 20% बढ़ गया तो ये बताइए कि ये जो चावल है ना, चावल की मात्रा में हमें कमी करनी होगी, कमी, यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी। वही पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज की कमी करनी होगी। तो हम एक बात यहाँ से समझते हैं कि जैसे मान लो पहले था 5 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और अब हो गया 6 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम पर 1 रुपया बढ़ गया। और हमें गेहूं खाने कितने हैं? हमें खाने 26 किलोग्राम। तो इसका मतलब 26 रुपये अतिरिक्त हो जाएंगे। 1 किलोग्राम पर 1 रुपया बढ़ा है और हमें आज भी गेहूं 26 किलोग्राम खाने हैं, तो इसका मतलब 26 रुपये यहाँ से एक्स्ट्रा निकला, EXTRA, 26 रुपये एक्स्ट्रा निकल के आया। तो भाई 26 रुपये में जितने चावल आएंगे उतने चावल हम कम कर देंगे। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि 26 रुपये में आखिरकार चावल कितने आएंगे। तो हमें मालूम है कि सर 2 रुपये में 1 किलोग्राम चावल आते हैं, तो 26 रुपये में कितने आएंगे? 13 किलोग्राम। इसका मतलब हमें 13 किलोग्राम चावल की मात्रा कम करनी है। कहाँ से कम करनी है? 30 से। हमें कम करनी है 13 किलोग्राम। करनी कहाँ से है? 30 से कम करनी है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 3 का भाग 3 चौक 12, और ये 1 बच गया होगा, फिर 10 होगा, 3 दूर का 9, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो 43 हमने ये निकाला है, तो ये ऑप्शन दिख रहा है कि 43 से 1/3, तो आंसर यही आएगा इस सवाल का जवाब। तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी फेज एक्स 2020 के पेपर में। तो इस टाइप का मुझे ये एक ही सवाल मिला था, और ऐसे जो सवाल थे मैंने टाइप नंबर 21 में 3-4 सवाल कराए थे, तो आप वहां पर भी उन सवालों को देख सकते हैं। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे का टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 22 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 2 छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया, उसमें एक छात्र ने दूसरे से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि एक छात्र के अंक दोनों छात्रों के कुल अंकों का 60% था तो दोनों के अलग अलग अंक ज्ञात करो। देखो ये सवाल मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया था कि इसको हम एक ही लाइन में हल कर सकते हैं। 2 छात्र हैं, मान लीजिए एक छात्र ए है, दूसरा छात्र बी है। हमें डायरेक्ट समझना है ये क्या है कि 25 अंक अधिक मिलते हैं एक छात्र को, इसका मतलब ये इनके अंकों का अंतर है। एक इसमें दूसरा डेटा दिया है कि एक छात्र को उनके दोनों के टोटल अंकों का 60% मिलता है। इसका मतलब यदि
पहले वाले को 60% मिलेगा तो सर दूसरे वाले को 40% मिला होगा। अगर हम यहाँ से अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात निकाल सकते हैं, ये 3 और यहाँ से ये कटेगा 2, तो 3:2 आ गया। यदि पहले वाले को 3 अंक मिलेगा तो सर दूसरे वाले को 2 अंक मिला होगा। अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो हमारे अनुसार अभी कितने का अंतर है? अगर हम अपने अनुसार देखें तो अभी 1 का अंतर है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? 25 अंक अधिक हैं एक व्यक्ति के, 25 का अंतर है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 25। तो इसने पूछा है तो दोनों के अलग अलग अंक बताओ। 25 का जब यहाँ गुणा होगा तो ये बन जाएंगे 75 अंक, और 25 का जब यहाँ गुणा होगा तो ये बन जाएंगे 50 अंक। तो 75 और 50 अंक आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक छात्र ने दो विषयों की परीक्षा दी जिसमें गणित और विज्ञान 2 विषय थे। उस छात्र ने गणित तथा विज्ञान में प्राप्त अंकों का 55% प्राप्त किया। तो देखो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। उसको मैथ में कितना अंक मिला है? मैथ में मिला है 55%, 55% मिला है मैथ में। तो सर यहाँ पर विज्ञान में, साइंस में कितना मिला होगा? 45% मिला होगा। ये हमने इस डेटा को देखकर ये लिख लिया। अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं, अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो अनुपात निकालना चाहेंगे तो 5 से काट सकते हैं। 5 से ये 11 बार कटेगा, 5 से ये 9 बार कटेगा। ये अनुपात निकल के आया 11:9। और लास्ट में एक लाइन भी दिया है कि अंकों का अंतर 30 है। अगर हम अपने अनुसार देखें कि यहाँ पर अंकों का अंतर कितना आ रहा है, तो सर 11 और 9 में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर है। हमारे अनुसार 2 का अंतर है, और सवाल में यही अंतर कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो कितने गुना है? 15 गुना है। तो इसने पूछा है तो गणित में अंक पूछो। गणित में पूछा है 11 की वैल्यू पूछी है, तो 15 का गुणा यहाँ 11 में करेंगे तो 15 एकन 15, 15 की 5 हासिल 1, 15 एकन 15 1 16, 165 अंक आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के पेपर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमारा अंतिम टाइप नंबर 23 बचेगा, वो हम करने वाले हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम परसेंटेज का अंतिम टाइप नंबर 23 समझ लेते हैं। देखो इस टाइप में हमने मिसलिनियस क्वेश्चंस किए थे। जब हमने इस टाइप को डिटेल में आपको पढ़ाया था तब हमने इसमें 20 क्वेश्चन कराए थे, और वो 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे। तो हम इस टाइप में अभी तो मात्र 2 ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। यदि आपको मिसलिनियस के वो 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर टाइप नंबर 23 को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को और करते हैं। एक विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों में से 40% बेच देता है तथा शेष का 10% संतरे फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेच देता है और शेष फेंक देता है। तो विक्रेता अपने संतरों का कितना प्रतिशत फेंक देता है? तो देखो ये आसान सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हमें केवल काम करना होता है अपनी तरफ से। मान लो हमने मान लिया कि इसके पास 100 संतरे थे, 100 संतरे थे, 100 संतरे थे। सबसे पहले इसने क्या किया है? 40% बेचा है। तो इसका मतलब इसने बेचा कितना है? इसने बेचा है 40% बेचा है, तो इसने 40 बेच दिए। अब इसके पास कितने बचे होंगे? 60। अब 40 बेचने के बाद बचे हुए होंगे 60। फिर कह रहा है कि शेष का 10% संतरे फेंक दिया। तो बचा कितना है? 40 अगर यहाँ कर दिया तो 60 बचा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर फेंका कितना है? यहाँ पर फेंका कितना होगा? 60 का 10%, 10% निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर इसको काट देंगे परसेंटेज से तो ये निकल के आ गया 6। इसका मतलब उसने 6 संतरे फेंक दिए होंगे। फिर अगला दिन आया है, अगले दिन क्या हुआ है? अच्छा अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं
कि सर 40 उसने बेच दिए थे, 6 फेंक दिए, तो टोटल 46 खत्म हो गए। अब उसके पास 54 बचे होंगे, 54। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि शेष अब इसके पास यहाँ पर बचे कितने होंगे, यहाँ पर बचे होंगे 54। अब ये कह रहा है कि अगले दिन वह शेष का 50% बेच देता है और शेष फेंक देता है। मतलब इनमें से भी 50% बेचता है और 50% फेंकता है। ये भी दो भागों में बांटे हैं। इसका मतलब इसने फेंका 50% का मतलब होता है आधा, इसका आधा मतलब 27 तो फेंक दिए और फिर 27 इसने बेचे होंगे 27 इसने बेच दिए होंगे। तो ये कह रहा है कि अपने संतरों का कितना प्रतिशत इसने फेंका होगा। टोटल इसके पास 100 थे, तो इसने टोटल मिलाकर कितने फेंक दिए, तो 6 तो ये फेंके थे और 27 ये फेंके हैं। तो 27 और 6 मिलाते हैं तो बनता है 33। 27 और 6 मिलाएंगे तो बनेगा 33। 33 संतरे इसने फेंके होंगे। 100 में से अगर 33 फेंक दिए हैं तो ये कितना परसेंटेज बनेगा। 100 में से 33 फेंके हैं तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, 33% ही बन जाता है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 24/1/2024 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्चा मात्र 14% बढ़े। तो देखो ये सवाल भी बहुत आसान होता है। इसको हम क्या करते हैं, हमने माना कि पहले 100 रुपये पेट्रोल का मूल्य था और इससे बढ़कर हो कितना गया है, 52% बढ़ गया है, तो 152% हो गया होगा, 152 हो गया होगा। अब वो कह रहा है कि अब हम खपत में कितनी परसेंट की कमी करें ताकि जो खर्चा है ना, खर्चा मात्र 14% बढ़े। मतलब यहाँ से मात्र 14% बढ़े, मतलब 114% हो जाए। 100% था तो यहाँ से 14% इंक्रीज करे, तो बढ़ाएंगे तो 114, इतना हम इंक्रीज करवा सकते हैं। तो अब वो कह रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा, तो इस 152 से वापस लौटकर 114 पर आना पड़ेगा। 152 में से 114 जाएंगे तो बचेगा 38, तो इतना घटाना पड़ेगा। तो हम इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, 38/152 गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह। 38 से ये कटेगा जरूर, 19 से काट 19 से क्या, 38 से पूरा ही पूरा कट रहा है। 38 चौका होता है, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 4 बार कटेगा। 4 से ये 100 कटेगा 25 बार। तो कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब हुआ 25%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में, आया है 5/9/2022 को। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पर हम परसेंटेज के पूरे 23 के 23 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और इन 23 टाइप में हमने टोटल 53 क्वेश्चन किए हैं। इसका पार्ट ए हमने पहले कर दिया है और ये है पार्ट बी, इसमें 11 टाइप हमने कवर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर लगी होगी क्लास। और अगर आपको इस तरह के सवाल बहुत पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। मैंने पूरा परसेंटेज में लगभग 40 घंटे की क्लास ली है और उन 40 घंटे के दौरान लगभग 500 सवाल कराए हैं मात्र परसेंटेज में ही। तो बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल पर मैथ की प्लेलिस्ट पड़ी है कंप्लीट मैथ्स के नाम से, वहाँ पर आप जाना तो एक एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।